वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं पार्टनर्स। मूवी की शुरुआत में हम पार्था नाम के एक इंस्पेक्टर की आवाज को सुनते हैं जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर है और बताता है कि मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसका कनेक्शन मुंबई अंडरवर्ल्ड से था। इस केस ने मुझे सिखा दिया कि कैसे अनजान लोग सिर्फ पैसों के लिए पार्टनर्स की तरह एक दूसरे पर विश्वास करके काम करते हैं। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत में हमें 1990 कासरगोड नाम की जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गुंडे एक अंडरवर्ल्ड डॉन की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर उसे गोलियों से भून डालते हैं। इसके बाद कहानी जाती है 2005 में, जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर हम देवराज नाम के कैरेक्टर को देखते हैं और वो पार्था से मिलने के लिए आया था। एक्चुअली क्या है कि पार्था का कजन पुणे में रहता है और वो इसका देवराज का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो उस कजन ने देवराज के द्वारा पार्था के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई भेजी होती है, वही लेकर यहाँ पर देवराज आया है। पार्था उसे अंदर बुलाकर उसकी दी हुई मिठाई खाता है, फिर वो उसे बैठने के लिए भी कहता है। तभी वहाँ पर पार्था के जूनियर्स आ जाते हैं जो कि किसी की तलाश में है। वो बताते हैं कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं ना तो वो अपने घर में है और ना ही अपने ऑफिस में। हालांकि उसके अकाउंट में जैसे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई तो हमने उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। ये सब बताते हुए वो पार्था को उस शख्स की फाइल दिखाते हैं, जिसे खोलते ही पार्था के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे और ये फाइल जिसकी है वो कोई और नहीं बल्कि देवराज ही है। बस फिर क्या था, देवराज की फोटो देखते ही पार्था उसे कस्टडी में ले लेता है। अगले सीन में हम देवराज को पार्था के सामने देखते हैं। वो बताता है कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, लेकिन मैंने अपने कनेक्शन से एक बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे लिए थे। ये वही पैसे हैं और आपने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। उसी के बारे में मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन आपने उल्टा मुझे पकड़ लिया। उसकी इस बात पर पार्था देवराज से पूछता है कि तुम तो उडुपी ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ नहीं जानते, है ना। लेकिन ये नाम सुनते ही देवराज शांत हो जाता है और पार्था से इतना कहता है कि सर, मुझे अरेस्ट करने से पहले एक मौका दीजिए, मैं भी आपको अपनी साइड का बताता हूँ। ये सुनते ही पार्था रिकॉर्डिंग को ऑन करता है और देवराज बोलना शुरू करता है। इसके साथ ही 6 महीने पहले के समय पर आ जाइए, जहां पर हम उडुपी ग्रामीण बैंक का एक इंटरव्यू होते हुए देखते हैं, जिसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। फिर जोनल मैनेजर विजय चुने हुए लोगों को बताता है कि देखो, आपको उडुपी बैंक के एक नई ब्रांच में भेजा जाएगा जो कि बेड़ाकम नाम के गाँव में है। यह गांव कासरगोड में पड़ता है। कासरगोड वो जगह है जहां का ताल्लुक मुंबई अंडरवर्ल्ड से रह चुका है। फिलहाल तो सभी लोग जिनको भी चुना गया था वो सभी बड़े खुश थे। इनमें से ब्रांच मैनेजर कृष्णा को छोड़कर सभी फ्रेशर थे। बाकी सभी के नाम विष्णु, लक्ष्मी, रहीम और चाको होते हैं। तो फिर ये सभी लोग अगले दिन बेड़क्कम के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर भट्ट नाम के एक जमींदार का राज था। भट्ट इस गांव में सभी को ब्याज पर पैसे उधार देता था और जो समय से ब्याज नहीं देता उसको या तो भट्ट मरवा देता या फिर मार पीट कर अपने पैसे वसूलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इस गांव में एक बैंक खुल गया था, उडुपी ग्रामीण बैंक, जिसके इनॉग्रेशन के लिए कृष्णा खुद गांव के सरपंच और बाकी लोगों को इनविटेशन देने के लिए आया होता है। तो अगले दिन सभी अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कैशियर विष्णु। और इसी के साथ कहानी वापस आ जाती है प्रेजेंट में, जहां पता चलता है कि विष्णु असल में देवराज का ही दोस्त है। तो तब विष्णु, कृष्णा और बाकी सभी को अपना काम शुरू करते हुए हम देखते हैं। बैंक की ओपनिंग तैयारी इन्होंने की थी, जिस दौरान एक लोकल इंस्पेक्टर भी आता है और सरपंच के रिबन काटने के बाद सभी अंदर से बैंक को देखते हैं। इस तरह पहला दिन बीत जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन विष्णु जब बैंक आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात पद्मा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि विष्णु को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। पद्मा भी विष्णु के साथ बैंक में आती है और लक्ष्मी से उसको पता चलता है कि बैंक की ये नई ब्रांच खुली हुई है। पद्मा बताती है कि मैंने भी आपके बैंक के लिए बैंगलोर से टेस्ट दिया है, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा था। जल्द ही मैं भी आप लोगों की तरह इस बैंक की किसी ब्रांच में जॉब करूंगी, इसीलिए मैं देखने आ गई कि बैंक कैसा है। पद्मा के जाने के बाद विष्णु लक्ष्मी से पूछता है कि ये बताओ, क्या तुम्हारा भी कोई टेस्ट हुआ था यहाँ ज्वाइन करने से पहले। लक्ष्मी कहती है नहीं तो कोई टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हमें तो बोला गया था ना कि ये स्पेशल ज्वाइनिंग है क्योंकि ये रूरल ब्रांच की है। इसके बाद एक आदमी किसी को पैसे भेजने के लिए बैंक में आता है। अब ये पैसे दूसरे बैंक में जाने थे, तो कृष्णा सजेस्ट करता है कि इससे कैश ले लो और कह दो कि तुम्हारे पैसे अगले 48 घंटे में नेफ्ट से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा भी कोई IFSC नहीं है ना। उसकी बात मानकर विष्णु ठीक ऐसा ही करता है। इसके बाद एक लड़की अपनी कॉलेज फी जमा करने के लिए DD लेने आती है, जिसके लिए लक्ष्मी उसे एक फॉर्म देती है। अब इस बैंक के काम शुरू हो गए थे, लेकिन लोगों को लोन वगैरह देने के लिए पैसे नहीं थे, जो कि हर बैंक के पास रिजर्व होते हैं। तो कृष्णा विजय को कॉल लगाकर कैश की मांग करता है। विजय कहता है कि देखो कृष्णा, तुम्हें वहाँ बैठे बैठे पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हें फील्ड पर जाना होगा। जितना हो सके उतने अकाउंट्स खुलवाओ, समझे। चलो मैं कुछ कैश भिजवाता हूँ अभी। कुछ देर के बाद 2 लोग 1 लाख रुपए कैश लेकर बैंक में आते हैं, जो कि काफी कम थे। और इतना कम कैश देखकर कृष्णा हैरान भी हो जाता है, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। उसे अब फील्ड पर जाकर लोगों के अकाउंट खुलवाने होंगे।
तो कृष्णा अपनी बीवी और बच्चे के साथ इस गांव में आया था। यहाँ कृष्णा विष्णु और बाकी सभी से कहता है कि बैंक में जो भी लोन एप्लीकेशन आ रहे हैं उन्हें किसी तरह हमें रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास उन्हें देने के लिए कैश ही नहीं है। इसलिए कुछ भी बहाना बनाकर लोन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दो। इसके बाद बैंक में अगले दिन अचानक से विजय आ जाता है, जो कि कृष्णा को बैंक से बाहर देखकर बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो टाइम पास कर रहा था। फिर विजय कृष्णा को काफी डांट फटकार भी लगाता है और कहता है कि तुम लोग बस यहाँ बैठकर टाइम पास करने आए हो और कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अरे जब बाहर जाओगे तभी तो पैसे आएंगे ना, तभी तो लोग अकाउंट खुलवाएंगे। देखो मुझे कैसे भी करके 1 लाख रुपए कैश चाहिए तुम्हारी ब्रांच से, जो कि तुम कैसे भी करो मुझे नहीं मतलब, लेकिन अगर ये नहीं हुआ ना तो सबकी नौकरी जाएगी, बता रहा हूँ। बस अब अगले दिन कृष्णा सभी की राय से गाँव की एक लेडी जिसका नाम सती होता है उसे जॉब पर रखता है और कहता है कि तुम लोगों के अकाउंट्स खुलवाओ, मैं विजय सर से तुम्हारी जॉब के लिए बात करूंगा। कृष्णा की इस बात से सती काफी खुश हो जाती है और वो विष्णु के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों के बैंक में अकाउंट्स खुलवाने लग जाती है। उसके साथ विष्णु भी जाया करता और इन दोनों को देखकर पद्मा भी इनके साथ हो लेती। बस अब ऐसी पद्मा और विष्णु साथ में वक्त बिताना शुरू कर देते हैं, मतलब दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर विष्णु, रहीम और चाको और कृष्णा सभी साथ में भट्ट के पास उससे ये कहने जाते हैं कि तुम अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लो। कृष्णा का यहाँ पर सोचना यह था कि भट्ट के पास इतना पैसा है, अगर वो अकाउंट खुलवा ले तो इनका 10 लाख का टारगेट जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सभी भट्ट के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त भट्ट अपने चाकू को धो रहा था, उसमें खून भी लगा था। विष्णु और कृष्णा भट्ट से बैंक में अकाउंट खोलने के लिए बोलते हैं, जिसके जवाब में भट्ट कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और जितना पैसा बैंक तुम्हें 5 साल में देगा उससे ज्यादा उन पैसों को मैं अपने पास रखकर 1 साल में कमा लूंगा, तो तुम सभी चले जाओ, यहाँ से जाओ। अब ये देखकर चाको के मुंह से निकल जाता है कि अगर ऐसा है तो क्या आप हमें लोन दे सकते हो। भट्ट भी दोस्तों हम सभी की तरह बिल्कुल सरप्राइज था कि बैंक को लोन की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन भट्ट फिर अगले ही पल इन सभी को 5 लाख रुपए भी दे देता है बिना सिक्योरिटी के। वो कहता है कि तुम टाइम पर इसका ब्याज भरते रहना, नहीं तो तुम्हें शायद बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे पैसे वसूलता हूँ। चाको ने बैंक का टारगेट पूरा करने के लिए यह किया था। कृष्णा और विष्णु भी क्या ही कर सकते थे, वो भी मजबूरी थे और भट्ट से 5 लाख रुपए लेकर चले जाते हैं। कहानी वापस से प्रेजेंट में जाती है, जहां पर देवराज पार्था से कहता है कि सर ये सब जो भी चल रहा था ना वो बैंक के नाम पर फ्रॉड था, जिसका पता विष्णु और बाकी सभी को जल्द ही लग गया। यहाँ से सीन कट होकर पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक दूसरी मुसीबत कृष्णा और बाकी सभी के सामने आती जा रही थी। जैसे कि एक कस्टमर ने अपने भाई के पास पैसे भेजे थे पर वो अभी तक पहुंचे ही नहीं थे। जिस स्टूडेंट ने डीडी बनवाई थी वो डीडी से फी भी नहीं पेड हुई थी। ऐसी काफी सारी शिकायत उनके पास आ रही थी और आए दिन बैंक में कोई न कोई हंगामा कर रहा था। ऊपर से जैसे बैंक में पैसे आते विजय के 2 आदमी आकर तुरंत उन पैसों को कलेक्ट करके लेकर जाते। अब ये सारी चीजों को समझने के लिए कृष्णा विष्णु से कहता है कि सुनो, तुम जाकर उस कस्टमर के पैसों के बारे में पता करो जिसने अपने भाई को पैसे नेफ्ट से दूसरे बैंक में किए थे, तो उस दूसरे बैंक से पता करो कि आखिर खेल क्या है। विष्णु ऐसा ही करता है, जहां पर उसे कुछ चौंकाने वाला सच पता चलता है। और तभी इस तरफ बैंक में दिखाते हैं तो विजय के लोग आकर बैंक में पैसे लेकर चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद ही विष्णु जल्दी से वापस आता है और वो सभी को बताता है कि ये बैंक नकली है। मैंने नेफ्ट के पैसे दूसरे अकाउंट से पता किए तो उन्होंने बताया कि हमें कोई पैसे मिले ही नहीं, और जहां पर कि आप बता रहे हैं कि वो उद्योपी ग्रामीण बैंक है वहां पर कोई ब्रांच है ही नहीं। और ये चीज तो मुझे उद्योपी ग्रामीण बैंक की वेबसाइट पर भी पता चली। इसके साथ ही मैं उद्योपी ग्रामीण बैंक के जोनल ब्रांच में गया, जहां पर विजय नाम का कोई भी मैनेजर नहीं है। हम सभी को एक स्कैम का पार्ट बनाया गया है। अगर पुलिस को पता चला तो वो हमारी गर्दन पकड़ेगी, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। विष्णु की बात को सुनकर सभी बैंक छोड़कर जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही उनके रास्ते को आकर वहाँ का लोकल पुलिस इंस्पेक्टर रोक लेता है, जिसे देखकर इन सभी को लगता है कि हम तो गए। अब वो पुलिस वाला इन सभी को ले जाकर सीधा विजय के सामने पहुंचा देता है और यहाँ पर रिवील होता है कि ये पुलिस वाला विजय से मिला हुआ है। विजय बोलता है कि हाँ, ये फ्रॉड बैंक है और तुम लोग इसके ना चाहते हुए भी पार्ट बन चुके हो। ये सुनते ही विष्णु तो विजय का कॉलर पकड़ लेता है, तभी पुलिस वाला उसको धक्का देकर दूर धकेल देता है। विजय बताता है कि जब मुझे पता चला कि उद्योपी ग्रामीण बैंक की एक ब्रांच आज से 4 महीने बाद इस गांव में खुलने वाली है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले ये बैंक खड़ा कर दिया जाए। अब गांव वालों को ब्रांच खुलने का क्या पता था, तो गांव वालों को भी शक नहीं हुआ। चिंता मत करो, तुम सभी को तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा, बाकी तुम्हें बस 1 महीने ये नाटक करना पड़ेगा। बाकी किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो इस बैंक फ्रॉड के केस में फंसोगे ही। साथ ही तुम सबके पास्ट के बारे में हमें पता है, तुम सभी ने कोई न कोई जुर्म तो किया है। जैसे विष्णु, वो एक स्मगलर था, दूसरा कृष्णा जो कि करीब 5 साल पहले जब अपनी होने वाली बीवी को उसके घर से लेकर भाग रहा था, तब इनका पीछा करते हुए एक आदमी ने इनको पकड़ लिया, जिसका कृष्णा की बीवी ने खून कर दिया था। तो याद रखना कृष्णा, उस केस को खोलते हुए हमें देर नहीं लगेगी, इसीलिए तुम लोग हमारे साथ जैसे अभी काम कर रहे हो ठीक वैसे ही करते रहो। अब ये सभी भी भला क्या ही कर सकते थे।
इन्हें इंस्पेक्टर वापस छोड़ देता है और इन्हें ना चाहते हुए भी वही काम जारी रखना पड़ता है। तो अगले दिन कृष्णा से मिलने के लिए विष्णु उसके घर जाता है, जहां वो बताता है कि सर मुझे लगता है कि हमें से कोई ना कोई विजय का आदमी जरूर है, क्योंकि जब भी बैंक में पैसा आता है तब उसके 2 घंटे के अंदर ही विजय के आदमी आकर पैसे लेकर जाते हैं। मतलब उन्हें कोई पल पल की खबर दे रहा है। विष्णु कहता है कि सर मुझे आप पर इसलिए शक नहीं है क्योंकि इन सब में कोई भी अपनी फैमिली को लेकर नहीं आएगा। मतलब कि बाकी 3 में से ही कोई विजय का आदमी है जिसका हमें पता लगाना होगा। ये लोग अगले दिन काम पर लग जाते हैं। गांव का एक आदमी अपनी जमीन बेचकर विष्णु और कृष्णा के पास उन्हें डिपॉजिट करने आता है और उसके डिपॉजिट करके जाने के तुरंत बाद ही विजय के लोग उन पैसों को लेने के लिए आ जाते हैं, जिससे विष्णु और कृष्णा का शक यकीन में बदल जाता है कि चाको, रहीम और लक्ष्मी में से कोई तो विजय का खबरी है। ये सब देखते हुए कृष्णा अपनी बीवी और बच्ची को उसकी बहन के घर भेज देता है, क्योंकि यहाँ पर अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अगली रात विष्णु चुपचाप वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे रहीम और चाको देख लेते हैं। इस पर विष्णु कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। रहीम भी उसकी बात से एग्री करता है। वो भी अपने बैग के साथ विष्णु के साथ जाने को रेडी था। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके पीछे चाको भी दोस्तों अपना बैग पैक कर लेता है, पर उन्हें रास्ते में विजय के लोग घेर लेते हैं और फिर ना चाहते हुए भी तीनों को वापस आना पड़ता है। अब उन्हें वापस आता हुआ देखकर कृष्णा कहता है कि अरे तुम लोग बिना बताए भाग रहे थे। इस पर विष्णु कहता है कि हो सकता है आप ही वो हो जो विजय से मिला हुआ है, आप ही ने क्या पता उसके आदमियों को इन्फॉर्म किया होगा। कृष्णा जवाब देता है कि भला ये कैसे हो सकता है, मुझे क्या पता तुम लोग कब भागे, वो तो मुझे अभी पता चला। अब लास्ट में बैग पैक करके चाको आया था, तो अगला शक उस पर जाता है। इस तरह सभी एक दूसरे पर शक लगाकर बैठे होते हैं। फिर सभी को चुप कराते हुए लक्ष्मी कहती है कि वो मैं हूँ जिसे इस फेक बैंक के बारे में शुरू से पता था, और मैं ही विजय की इन्फॉर्मर हूँ, और हम सब में से वैसे भी कोई भी दूध का धुलावा नहीं है। ये सब मैंने पैसों के लिए किया, क्योंकि मेरे भाई को ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी, उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था, इसीलिए मुझे सब करना पड़ा। अब ये सभी समझ चुके थे कि इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है और समय आने पर शायद इन्हें कुछ भी ना मिले। अब एक दिन इनसे भटका आदमी उधार लिए पैसों का ब्याज लेने आता है, जो कि बताता है कि तुम्हारा जोनल मैनेजर जब भी गाँव आता है वो भट्ट से मिलकर जाता है। अब इस बात से इनको शक हो जाता है कि पक्का विजय का प्लान कुछ और है जो कि भट्ट से जुड़ा हुआ है। इस कारण सभी एक साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें लक्ष्मी और चाको भी विष्णु का साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास भी एक आइडिया था। अब यहाँ पर एक दिन रहीम सभी को अपने बारे में बताता है कि मैं भट्ट को जानता हूँ। 80 के दशक में कासरगोड बहुत ही क्लोजली मुंबई अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था। कासरगोड में अक्सर स्मगलिंग का सोना दुबई से डायरेक्ट आता था, जिन्हें वहां पर रिसीव करता था मूसा नाम का डॉन, जिसका ड्राइवर था भट्ट। भट्ट ने मौका देखकर मूसा को डबल क्रॉस किया और उसने एक दिन बिना मूसा को पता लगे अंडरवर्ल्ड के लोगों का 200 किलो सोना गायब कर दिया। साथ ही उन्हें ये बताया कि ये मूसा का काम है, जिस कारण मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथों उसने मूसा को फायरिंग में मरवा दिया और खुद वहां से बचकर भाग निकला। मूवी की शुरुआत में हमें ये सीन देखा था। इसके बाद भट्ट सोने के साथ गायब हो गया और मुंबई अंडरवर्ल्ड को वहां पुलिस ने एनकाउंटर्स करके खत्म कर दिया। भट्ट ने बहुत ही चालाकी से उस सोने के जरिए थोड़े पैसे बनाए और इस गांव में आकर रहने लग गया, और यहीं से फिर उसने अपना नया बिजनेस सेटअप किया लोन देने का। पर वो सोना आज भी भट्ट के पास है, जिस कारण भट्ट के मन में ये डर अक्सर रहता है कि कहीं कोई मुंबई से उसके पीछे यहाँ पर ना आ जाए, इसीलिए वो अपने साथ इतनी सिक्योरिटी रखता है। ये सारी बातें रहीम इसीलिए बता पाता है क्योंकि जिस मूसा को भट्ट ने मरवाया था वो रहीम का अंकल था। रहीम ने भट्ट को बचपन के बाद यहाँ देखा और वो पहचान गया। भट्ट की ये सच्चाई जानकर अब इन लोगों को पता हो जाता है कि बहुत ही खतरनाक मामला चल रहा है, और अब विष्णु इसका फायदा उठाने की सोचता है। इसी के साथ कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पार्था को एक गाड़ी के बारे में पता चलता है जिसका नंबर पुणे का था, और ये गाड़ी इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस को मिली थी। ठीक ऐसी गाड़ी देवराज के पास थी, जिस पर देवराज कहता है कि देखो ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी तो 4 महीने पहले चोरी हो गई थी। पार्था कहता है कि जानते हो मेरी 10 साल की सर्विस में मैंने सारे केस क्लोज किए हैं, लेकिन विष्णु ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अब वो बताना शुरू करता है कि कैसे विष्णु मेरे पास आया और उसने मुझे भट्ट के घर में रेड करने को कहा। वो बताता है कि जो बंदा मूसा के साथ मारा गया वो उसका बेटा है, जबकि ऐसा नहीं था। उस समय विष्णु पार्था से कहता है कि सर अगर आप रेड करोगे तो आपको वो सोना जरूर मिल जाएगा। विष्णु साथ ये भी कहता है कि पार्था सर मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। अब इस सोने की कहानी सभी को पता थी, लेकिन पार्था के पास मौका था उसे ढूंढ निकालने का। तो विष्णु की इन्फॉर्मेशन पर पार्था भट्ट के घर वारंट के साथ रेड मारने जाता है, जिस दौरान उसे कुछ कैश के सिवा कुछ नहीं मिलता, और फिर इनके जाने से भट्ट के मन में और ज्यादा डर बैठ जाता है कि कहीं सोना पकड़ा ना जाए। लेकिन सोना तो पार्था के हाथ नहीं लगा था। वो जाते जाते भट्ट से कहता है कि सुनो, मुझे इस कैश का सोर्स 1 हफ्ते के अंदर बताओ कि तुम्हें ये कैश कहाँ से आया, क्यों कमाया, कैसे कमाया। साथ ही वो कहता है कि भट्ट तुम मुंबई में थे ना इससे पहले, मुझे सब पता है। ये बात सुनकर भट्ट की हालत खराब हो जाती है। इस रेड से दोस्तों विष्णु को फायदे भले ना हो,
लेकिन इससे असली फायदा हुआ था विजय को, क्योंकि भट्ट विजय के बैंक से लोन लेना चाहता था ताकि वो अपने पैसों का सोर्स पुलिस को दिखा पाए लीगल तरीके से। साथ ही विजय को भी पता था कि भले ही उनका बैंक फेक है, पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सोचोगे कि विजय का इसमें क्या फायदा है, तो असली खेल यहाँ शुरू होता है। विजय ने असल में ये फेक बैंक जानबूझकर भट्ट की वजह से इस गांव में खोला और फिर भट्ट से दोस्ती की। वो आते जाते भट्ट से मिलता रहता था ताकि भट्ट को वो मजबूर कर सके सोने को बैंक के लॉकर में रखवाने के लिए। इसके लिए विजय भट्ट के पीछे एक गाड़ी को लगा देता है जिसका नंबर मुंबई का था। वो गाड़ी रात में कभी भट्ट के घर के बाहर खड़ी मिलती तो कभी उसकी गाड़ी के पीछे। ये चीज भट्ट के मन में डर बैठा देती है कि कोई गाड़ी मेरे पीछे डेली क्यों घूम रही है। तो इसी डर की वजह से वो विजय के बैंक में अपने सोने को लॉकर में रखवाने के लिए मान जाता है, जिसके लिए उसको लॉकर दिखाया जाता है। सब कुछ चेक करने के बाद भट्ट कहता है कि कल रात को मैं सोना लेकर बैंक आ जाऊंगा। इस तरफ दोस्तों विष्णु और कृष्णा वगैरह विजय के इस प्लान से घबरा जाते हैं कि इस केस में कहीं हम भी ना फंस जाएं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, इसलिए उन्हें विजय के कहे के अनुसार चलना ही पड़ता है। हालांकि विष्णु ने कुछ और ही प्लान किया था जो कि वो बाकी सभी के साथ शेयर करता है और सभी पॉइंट पार्टनर्स बनकर एक दूसरे का साथ देने को कसम खाते हैं। अब ये प्लान क्या था हमें आगे पता चलेगा। इस बीच विष्णु पद्मा से भी कह देता है कि देखो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ धोखा हो, क्योंकि मैं किसी भी वक्त कहीं भी फंस सकता हूँ। इसीलिए इस तरह विष्णु अपने और पद्मा के आगे के रिश्ते की सभी गुंजाइश को खत्म कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि भला विजय ने भट्ट को सोना देने के लिए राजी कैसे किया। विजय ने भट्ट से ये बोला कि हमारे बैंक में 600 लोगों के अकाउंट्स हैं, उन सभी में जो पैसे हैं उसे हम आपके सोने के बदले दे देंगे, फिर पैसों को आप इंडिया से बाहर भेजकर उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब सब कुछ सेट था। अगली रात भट्ट अपने सोने के साथ बैंक में आता है, जहां लॉकर में सोने को विष्णु वगैरह मिलकर रखते हैं और करीब 200 किलो में से 170 किलो सोना रखने के बाद 30 किलो सोना जब बच जाता है, तब विष्णु कहता है कि सर इससे ज्यादा सोना हम नहीं रख सकते, क्योंकि इससे ज्यादा अमाउंट उन 60 अकाउंट में है ही नहीं और 3 दिनों में ऑडिटिंग होने वाली है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। विष्णु की ये बात सुनते ही विजय हैरान हो जाता है और वो बार बार कहने लगता है कि देखो देखो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मगर वो समझ चुका था कि इन लोगों ने उसे मिलकर धोखा दे दिया है। कृष्णा कहता है कि सर आप बाकी बचे सोने को ले जाकर जोनल ब्रांच में रख सकते हैं। अब सोना भट्ट का था तो वो विजय के साथ उस सोने को जोनल ब्रांच में ले जाने को तैयार हो जाता है, मतलब वो भी विजय के साथ जाएगा। कौन? भट्ट। साथ ही लॉकर में लॉक लगाकर उसकी चाबी भी भट्ट रख लेता है और बैंक के लॉकर रूम से बाहर तक अपने आदमियों को खड़ा कर देता है ताकि वो सोने को गार्ड कर सके। कब तक? जब तक कि भट्ट को पैसे नहीं मिल जाते सोने के बदले। इधर विजय को ना चाहते हुए भट्ट के साथ जाना पड़ता है, जिस दौरान रास्ते में उन्हें पार्था पकड़ लेता है, वो भी 30 किलो सोने के साथ। और जाहिर है ये टिप उसे विष्णु ने दी होगी। इसी बीच जल्दी पार्था के सामने ये भी रिवील हो जाता है कि जो बैंक विजय ने खोला था वो फेक है। बाकी विष्णु, लक्ष्मी, रहीम, चाको और कृष्णा पहले ही फरार हो चुके थे और गांव वालों तक भी ये खबर फैल चुकी थी कि ये बैंक नकली है। ये बात सुनते ही भट्ट विजय का कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि विजय ने उसके साथ धोखा किया था। इन दोनों की लड़ाई में भट्ट के पास से बैंक के लॉकर की चाबी गिर जाती है, जिसको देखते पार्था को समझने में देरी नहीं लगती कि भट्ट ने बाकी सोना बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। पार्था सुबह पुलिस के साथ बैंक पहुंचता है, जहां पर लॉकर में उसे कुछ नहीं मिलता। ये देखकर पार्था को लगता है कि भट्ट ने सोना वहां से निकाल दिया होगा, इसीलिए वो भट्ट से बोलता है कि जल्द ही मैं बाकी सोना भी ढूंढ लूंगा, तुम क्या सोच रहे हो हैं? सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ देवराज पार्था से कहता है कि सर इसके बाद विष्णु सीधा मेरे पास आया, जिसको देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। उसने मुझसे कुछ लोगों के रहने का इंतजाम करने को बोला तो मैंने भी वो कर दिया। फिर वो सभी 4 महीने के बाद वहां से चले गए। और सर ये जो 30 करोड़ मेरे अकाउंट में आए हैं वो मैंने लोन लिया है किसी से। बाकी जो पैसे उद्योपिक ग्रामीण बैंक से आए थे वो असल में मेरे अकाउंट में विष्णु ने भेजे थे, जो कि मैंने निकाल कर उसको दे दिया। इन लोगों ने उसका क्या किया मुझे नहीं पता सर, मैं बेगुनाह हूँ। मैं तो यहाँ पर अपने अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए आया था। मेरे 30 करोड़ फंसे हुए थे जिसको आपने फ्रीज कर दिया। मैं सारे पेपर्स लेकर आया हूँ, मेरी फिर 4 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। आप सारे पेपर्स वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वो सारे बिल्स हैं जो सामान मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाया। देवराज के इतना कहने के बाद सारे पेपर्स पार्था वेरीफाई करता है, जो कि सही निकलते हैं। देवराज के खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा था, इसीलिए पार्था उसको जाने को कह देता है और परेशान करने के लिए सॉरी भी कहता है। इस दौरान देवराज पार्था से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप अकाउंट आज ही अनफ्रीज करवा दो ताकि वो पैसे इंडिया से बाहर जा पाए। आज डेडलाइन का आखिरी दिन है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। उन चाइनीज लोगों को अपने माल की पेमेंट चाहिए, इसीलिए आप बस इतनी सी मदद कर दो। पार्था यहाँ देवराज का ये काम भी कर देता है और उसे जाने देता है। देवराज पार्था को शुक्रिया बोलकर वहां से निकलता है। कुछ घंटे के बाद पार्था को एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जैसा डिस्क्रिप्शन पार्था ने दिया था ठीक वैसा ही सोना मुंबई पोर्ट पर बरामद हुआ
और ये सोना एशिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का था, जिस कंपनी का नाम सुनकर पार्था के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये कंपनी असल में देवराज की थी। तो अब यहाँ पर पार्था को पता चलता है कि कैसे 6 लोगों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। तो असल में विष्णु और बाकी सभी ने सोना चुराया था, जिसे देवराज की मदद से उन्होंने इंडिया से बाहर भेजा और सभी इंडिया से बाहर दूसरे देश में हैं फिलहाल। खैर ये सब हुआ कैसे, इस पर आते हैं। तो दोस्तों, विष्णु सोना रखे जाने से पहले लॉकर के ऊपर ऐसी सेटिंग करता है जिससे सोने के ऊपर रिमोट को दबाते ही एसिड और केमिकल गिराया जा सके, और उस केमिकल के चलते सारा सोना पिघलकर पाइप के जरिए बाहर जा रहा था, जिस पाइप को बहुत ही बारीकी से छिपाया गया। सोने को अलग अलग बॉटल्स में भरकर विष्णु के सभी साथी वहां से निकल लिए और ये सब लॉकर रूम में खड़े भटके लोगों को पता तक नहीं चला। इस तरह लक्ष्मी, विष्णु, रहीम, चाको, कृष्णा और देवराज ने मिलकर पार्टनर्स की तरह एक दूसरे पर विश्वास किया और इस चोरी को अंजाम दिया। साथ ही वो पुलिस से भी बच गए। विजय ने तो फेक बैंक में उन्हें काम देकर फंसा ही दिया था, तो इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ऊपर से पार्था को भी इन्होंने ट्रिक किया ताकि वो उस 30 करोड़ को सीज करे, और फिर देवराज की मदद से पार्था से अप्रूवल भी ले लिया, जिसके बाद सभी के अकाउंट में पैसे आ गए। देवराज विष्णु को कॉल करके कहता है कि दोस्त मैं निकल चुका हूँ, हम जल्द ही मिलते हैं। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सभी गांव वालों के पैसे भी विष्णु और उसके दोस्तों ने लौटा दिए थे। उसने एक साथ सभी का अकाउंट असली वाले उद्योपी ग्रामीण बैंक में खुलवाकर उसमें पैसे डलवा दिए थे, जिसकी पासबुक सभी को बाई पोस्ट दी जाती है। इस तरह सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत के पैसे बच जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।